के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही ये 10-12 सालों से जैविक खेती और बीज संरक्षण पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और गौ आधारित खेती में अ, अच्छे खाद्यान्न का उत्पादन करके अपनी जमीन को भी ठीक कर रहे हैं और साथ में लोगों को अच्छा भोजन और खाद्यान्न भी जो है उपलब्ध करा रहे हैं और आपका धान के बीज हो या दालें हों और विशेष करके जो पुरातन हमारे जो बीज है धान आदि या जो गेहूं है तो इनका उस पे अच्छा संरक्षण संवर्धन का कार्य है। अ, आज के मुख्य अतिथि है श्री देवांगन जी का बहुत बहुत स्वागत इस योगाहार कार्यक्रम में और नमस्कार। अ, जी जी तो आप पधारें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। यस, धन्यवाद चौहान जी। नमस्कार। आप सभी लोगों को नमस्कार जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मैं खेमलाल देवांगन गवर्नमेंट जॉब में भी हूँ। मैं पीएम श्री स्कूल में मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। साथ ही 11 वर्षों से जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर, जिसमें मैं 8 एकड़ में ही मुख्य रूप से जो है कर पा रहा हूँ। बाकी ज़मीनें जो है अलग-अलग जगह होने के कारण से जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैविक खेती की शुरुआत तो हम लोगों ने बहुत पहले शुरू की, बट हमको समझने, जानने और इन सब बीजों को इकट्ठा करने में काफ़ी समय लग गया। 4-5 साल तो हमको समझते-समझते ही लग गया। स्टार्टिंग में तो जो जैविक किसान पहले के हैं, वो जैसा भी कर रहे थे या जैसा वो बताते थे या जैसा उनका मैसेज आता था व्हाट्सएप ग्रुपों में जो हमने जोड़ रखे थे, तो उनको ही हम फ़ॉलो करते थे। हम अपना उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब और एफ़र्ट नहीं लगाते थे बोला जाए। वो जैसा बोलते थे वैसे ही चीज़ें बनाते थे, उसी तरीके से बनाते थे और वैसे ही उसको प्रयोग करते थे। फिर धीरे-धीरे हमारा भी ज्ञान और विज्ञान थोड़ा-सा बढ़ने लगा, फिर बहुत लोगों से हम ऐसे जुड़ने लगे और बहुत सारे फार्मर हैं और कृषि विशेषज्ञ हैं, जैसे कि ताराचंद बेलजी वगैरह हैं। तो इनके माध्यम से ऐसी जानकारी पता चली कि बहुत सारे प्रोडक्ट रेडीमेड भी आने लगे हैं, जिनको हम मँगवा कर के उपयोग कर सकते हैं अपनी जैविक खेती में। तो वो सब धीरे-धीरे जुड़ने लगे तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास भी इकट्ठी होने लगी और हम भी कुछ बोला जाए कि साइंस से पढ़े-लिखे हैं, तो थोड़ा हमारा भी ज्ञान उस पे वो करने लगा बोला जाए कि अपनी जानकारी जो है, वो उसमें ऐड हम करने लगे और उसके हिसाब से फिर कौन-सी चीज़ें कब कैसी इस्तेमाल करनी है, इसका निर्णय करने की क्षमता हमारे में भी आने लगी और कंटिन्यू फिर हम जैविक खेती को आगे बढ़ाते गए और लगातार जैविक किसानों से, देसी बीज संरक्षण करने वाले किसानों से हम जुड़ते चले गए, जिससे हमारे पास बीजों की मात्रा भी काफ़ी मतलब लिस्ट उसकी भी काफ़ी लंबी हो गई और इस प्रकार आगे बढ़ते चले गए और ये लगातार हमारा जो है 11 वर्ष जो है कंप्लीट हुआ है और मुख्य रूप से हम जो मेडिसिनल और देसी वैरायटी के जो देसी धान हैं, जिनका कुछ पारंपरिक महत्व और ज्ञान है, जैसे कि ये चावल खाने से शुगर कंट्रोल होता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चर्चाओं में मैं आगे लाऊँगा। तो इन सब चीज़ों का उपयोग हम करने लगे, उत्पादन करने लगे और इस प्रकार से देसी बीजों का संरक्षण, संवर्धन और वितरण भी करने लगे। आज पूरे ऑल इंडिया में जो भी फार्मर हमारे संपर्क में आते हैं और जिनको जो भी बीज चाहिए और हमारे पास उपलब्धता रहती है, तो वो हम जो है उनको उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार से हमारा थोड़ा इनकम अब सोर्स भी बढ़ा, खेती से संबंधित इन देसी बीजों से हमको कुछ आय भी प्राप्त होने लगी और साथ में हम चावल, दाल
और जो गेहूँ की वैराइटियाँ हैं वो खाने के लिए भी, और ग्रेडिंग करके उसकी अच्छी से साफ-सफाई और बीज क्वालिटी की बना करके हम बीज में भी उसको वितरित करते हैं। अब इसमें किसी प्रकार का और कोई, अगर कोई मन में क्वेश्चन आ रहा हो तो बताइए, और तब मैं इसका कुछ सही सटीक जवाब दे पाऊँगा। भिखम जी? हुँ, जी इसमें सर, जी और सर, आप ये जैविक खेती कर रहे हैं, इसमें हुँ, बीज संरक्षण भी कर रहे हैं आप, तो आपके पास यस। कौन कौन सी वैरायटी के बीज हैं, गेहूं के, धान के और ये दूसरी अन्य वैरायटियों के? हुँ, हुँ, देसी बीज कौन कौन से हैं आपके पास उपलब्ध हैं अभी? जी हो। एक मिनट। देसी बीज तो बहुत सारे हैं सर मेरे पास में, धान के खास करके, क्योंकि मैं बहुत सारे किसानों से देश के जुड़ा हुआ हूँ, तो उससे क्या है कि मुझे, हम लोग आपस में एक-दूसरे से जो है लेन-देन भी करते हैं। जो बीजें उनके पास में है वो हमको भेज देते हैं, हमारे पास जो उपलब्ध है वो सारे हम उनको भेज देते हैं। तो इस तरह से लगभग वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश के भी बीज हमारे पास में उपलब्ध है। जैसे कि ब्लैक राइस में 4-5 प्रकार के ब्लैक राइस है मेरे पास में, और आपका सुगंधित वैरायटी में मेरा सबसे ज़्यादा काम है, क्योंकि सुगंधित वैरायटी में के जो चावल है, वो बहुत आसानी से बिक जाते हैं। तो उनमें मेरा कलेक्शन जो है बहुत अच्छा है, ख़ास करके उसमें छत्तीसगढ़ की जो वैराइटियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है। जैसे आपने नगरी दुबराज का नाम सुना होगा, जो कि छत्तीसगढ़ की जीआई टैग वैराइटी है, और जीरा फूल, ये भी छत्तीसगढ़ की जीआई टैग वैराइटी है, और आपका विष्णु भोग है, काला नमक किरण है, राम जीरा है, मोहन भोग है, और जिसके चावल ग्रीन कलर के आते हैं, ग्रीन राइस की 2-3 वैराइटी हमने लगा रखी है, और एक थोड़ी-सी मीडियम फाइन वैराइटी में लौंग फूल है, और एक पाकिस्तानी बासमती भी हमें एक किसान के माध्यम से मिला था, तो वो भी हम लगा रहे हैं, जो कि अच्छा फाइन वैराइटी का मतलब चावल है। बाकी अन्य जो बासमती होती है, उससे काफ़ी पतली है, और एकदम बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, मीडियम लंबाई है। आपके एमपी का जो पार्वती चिन्नौर है, देसी वैराइटी, वो भी हमने लगाया, बहुत अच्छा उसका परफ़ॉर्मेंस रहा हमारे खेत में, मिट्टी में। और आपका मुच्छर बासमती, जिसको बासमती की सबसे पहली पीढ़ी बोला जाता है, मतलब देसी बासमती बोला जाता है। कई लोग इसे मुच्छल बासमती भी बोलते हैं, ये हमने भी लगा रखी है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में पुणे साइड के जो अम्बे मोहर है, जिसके चावल में आम के बौर की खुशबू आती है, अम्बे मोहर, ये भी हमको पिछले वर्ष मिला था, तो वो भी हम कंटिन्यू लगा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की, और ये आपके केरला साइड की जो कुछ वैरायटी है, जो मिलते-जुलते हैं नाम, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में उसको गंगा बाली बोलते हैं, और केरल या कर्नाटक में इसको कोथाम्बरी के नाम से जानते हैं। ये धनिया के समान गोल दाना होता है, और इसमें खुशबू भी धनिया के समान ही आती है इसके चावल में। तो इन सब वैराइटियों के जो चावल हैं या सीड है, उसकी काफ़ी डिमांड होती है। कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि ऐसे-ऐसे चावल भी आते हैं, और गेहूँ भी आते हैं ऐसा करके, जिसमें मेडिसिनल गुण भी होता है। केवल खाने से ही हम अपने आहार को ही सुधार लें, तो हमको मेडिसिन खाने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी या पड़ेगी ही नहीं। कई लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है। जैविक भोजन होता क्या है, इसकी भी जानकारी नहीं है कई लोग को। चावल कैसे खाना चाहिए, इसकी भी जानकारी नहीं है। हमने, मतलब हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं खरीदने वाले, भैया आप यहाँ से चावल ले सकते हैं, किसान हैं ये, ऐसा करके।
तो उनसे जब चर्चा होती है तब ये सब जानकारी हमें पता चलती है उनकी बातों से। तो ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस के अलावा जो व्हाइट कलर के जो चावल वाली वैराइटियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी वैराइटी हमने संरक्षित कर रखी है। जैसे कि अभी इस साल की अगर बात करें, तो हमारे फार्म में हमने 130 वैराइटी लगाई हुई थी, जिसमें लगभग 70 वैराइटी बीज बढ़ाने के नाम से लगी हुई थी और 30 वैराइटी जो है 30 वैराइटी जो है सुगंधित वैराइटी है, जिसके सीड की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, तो उसे हमने सीड के हिसाब से थोड़ा बड़े एरिये में लगाया हुआ था। और जिनके चावल की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है, उनको हमने एकड़, 2 एकड़ ऐसा आधा एकड़ जैसी सीड हमको मिले हुए थे, उस हिसाब से लगाया हुआ है। 130 वैराइटी में 10 वैराइटी जो है अत्यधिक वर्षा होने के कारण से थोड़ा अंकुरण की समस्या आ गई या अंकुरित हुए वो ख़त्म हो गए। तो ये मान के चलिए कि 120 लगभग वैराइटी तो बिल्कुल श्योरली इस साल निकल जाएँगे। लेकिन उसमें से कुछ वैराइटी ऐसे हैं जो कि हमको मात्र 10 से लेकर के 20-25 ग्राम और मैक्सिमम 100 ग्राम तक ही बीज मिले थे, तो उन्हीं को हमने बीज बढ़ाने के नाम से लगाया हुआ है। मुझे इस साल पूरे देश भर से और हमारे एक बहुत अभिन्न मित्र हैं, राजेंद्र कुमार भांडगे जी, जो कि छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, वो भी एक शिक्षक थे, रिटायर हो चुके हैं। देसी बीजों के संरक्षण में जो भी किसान उनके संपर्क में आते हैं, उनको फ्री ऑफ कास्ट बीज कहीं से भी वो अरेंज करते हैं। जैसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो देश भर में देसी बीजों के संरक्षण के कार्य में, उनसे वो सैंपल मँगवाते हैं, फिर उस सैंपल को फिर छोटे-छोटे भाग में इकट्ठा करके कुछ सैंपल भीखम जी को भेज दिए, कुछ मुझे भेज दिए, कुछ और किसी को भेज दिए और मेरे सैंपल को फिर उनको जो है डिवाइड करके और उनको भेज दिए। तो ऐसा फ्री ऑफ कास्ट अपने खर्चे पर और मेहनत करके मतलब बीजों को संरक्षित करने के लिए किसानों को उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी मुझे बहुत सारे बीज मिले थे। और इसके अलावा भी हम अन्य किसानों से जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हमको बीज विनिमय हो रहा है, एक-दूसरे से आदान-प्रदान हो रहा है। तो लगभग मेरे पास इस साल साढ़े 300 वैरायटी के बीज किसानों के आए हुए थे, जिसमें आपके ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, एमपी है और उत्तर प्रदेश है। ऐसे जगहों से बीज आए हुए थे, तो उनमें से मैं भी एक 350 वैरायटी को तो लगा नहीं सकता, तो इसके लिए हमने 4-5 दिन तक काफ़ी मेहनत करके कौन-सी बीज को लगाया जाए, क्योंकि उसका कारण बता रहा हूँ, मेरे को चयन करने में इतनी ज़्यादा समस्या इसलिए आती है क्योंकि कुछ फार्मर ऐसे हैं जो डाटा नहीं रखते हैं। जैसे मैं देख रहे होंगे आप, मैं एक कॉपी रखा हूँ, इसमें सारे डाटा जो है मैं पहले बीज आता है, उसके बाद में उनके नाम, उसके चावल व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है, कैसा उसको छील करके पूरे देखते हैं। वो डाटा पूरा मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। उसमें अगर मान लो कितने ड्यूरेशन की वैरायटी है, वो नोट करता हूँ। उसकी ऊँचाई के बारे में अगर उल्लेख है कि उसकी ऊँचाई कितनी आती है, तो और इसके अलावा उस वैरायटी का कुछ पारंपरिक ज्ञान है, जैसे कि इससे शुगर थोड़ा-सा कंट्रोल रहता है या एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, है ना? सूजन वगैरह को ये दूर करने में सहायक है। ऐसी कोई भी जानकारी अगर कोई फार्मर देता है या बताता है, तो वो सारे डाटा मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ और इसके बाद में फिर हम आराम से बैठ कर के 4-5 दिन में ये तय करते हैं कि कौन-कौन सी वैरायटी हमारे पास में है, उनको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इनकी डिमांड बीज में या चावल में तो रहती है, तो वो तो हम करेंगे ही। और जो बाकी किसानों के आय होते हैं, उनको अ, समय की डिमांड के अनुसार से, जैसे अभी सामान्यतः पतले किस्म के चावल लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जिनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो, फाइन हो, है ना? जिसको सामान्यतः हम भी खा सकें और दूसरे लोग भी उसको आसानी से खा सकें और आसानी से मार्केट में या कस्टमर को वो बिक जाए, पसंद आ जाए। ऐसे चावल की वैराइटियों को, ऐसे धान की किस्मों को हम सलेक्शन करके अपने खेत में लगाते हैं।
तो कोई भी बीज जो है 10 ग्राम होता है, कोई 20, 25, 50 और 100 ग्राम तक मैक्सिमम बीज मिले हुए होते हैं। तो उन बीजों को हम बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे फार्म में, मिट्टी में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो मैं अपने घर में विरोध के बाद भी मतलब इतनी सारी वैरायटी क्यों लगाते हो, है ना? इसको इकट्ठा करना, लगाना तो आसान है सर, लेकिन इसको बराबर हार्वेस्ट करके सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ी एक समस्या आ रही है। उसके पीछे लेबर कॉस्ट और आपका ध्यान और आपने जो वैराइटियाँ लगाई हुई है, किस क्रम में कैसे लगाई हुई है, उसका पूरा डाटा रखना, सामने उपस्थित होकर के उसको हार्वेस्ट करवाना, कटाई करवाना, इकट्ठा करना, तो उसमें काफ़ी मेहनत लग जाता है एक्चुअली और काफ़ी एनर्जी मतलब लग जाती है घर वालों के सहयोग करने के बाद भी, उसके बाद भी घर वाले लोग कभी-कभी विरोध करते हैं, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को जो खाना है, वो लगा लो, खाओ, है ना? क्यों मतलब इतना दुनिया भर का वो सब पाल रखे हो, ऐसा करके। फिर भी मेरा जो मोह है धान के प्रति, मतलब धान की जो वैराइटियाँ मैं देखता हूँ, उसके छिलके का कलर, चावल का कलर और उसकी साइज़, उसके जो पारंपरिक ज्ञान है मतलब वो कुछ मेडिसिनल विशेषता लिए हुए है। तो वो सब देख कर के मैं इतना आकर्षित हो जाता हूँ कि मैं ना चाह कर भी 2-3 वर्षों से मैं ये वैराइटी छोड़ दूँगा, नहीं लगाऊँगा, सोचता हूँ उसके बाद भी ना चाह कर भी मैं उसको अपने खेत में लगा रहा हूँ। जबकि मेरा जो ज़मीन है या जो एरिया है, वहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैराइटी ही सबसे अच्छे तरीके से रन कर पाती है और लो ड्यूरेशन जैसे 100 है, 110 दिन है, 120 दिन की जो वैराइटियाँ हैं वो गिर ही जाती हैं, फिर उनको कभी-कभी तो पूरा फसल बर्बाद हो जाती है। इस साल भी कुछ वैराइटियों के फसल बर्बाद हो गए। फिर भी हम इकट्ठा करते हैं, कम से कम बीज तो हमारे पास सुरक्षित रहे। हम अगर नहीं लगा पा रहे हैं, तो कम से कम हम किसी को देते हैं, तो वो कम से कम उस बीज बीज को आगे बढ़ा पाएगा। ऐसा सोच कर के मैं अ, बीजों को देख कर के या उसकी जो विशेषता है, उसको देखकर, जानकर मतलब लगाने की इच्छा होती है, तो मैं लगाता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ मतलब। जैसे 4-5 वैराइटी लगा लेते और संतुष्ट रहते, वैसा हो नहीं पाता है। जैसे इस पिछले साल हमने लगभग 80 वैराइटी लगाई हुई थी और इस साल हमारा जो है 120 हो गया और अगले साल पता नहीं 120 से 150 हो जाएगा कि कम हो जाएँगे या छूट जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। बट मैं मतलब मोह धान के बीज देखने के बाद में मतलब मैं उस मोह को छोड़ नहीं पाता, नहीं इसको लगाना ही है। इसकी विशेषता भी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। कई धान तो ऐसे हैं इतने गोल्डन कलर के दिखते हैं, जैसे आपका मोहन भोग की मैं बात करूँ मैं, है ना? उसका दाना ही गोल्डन कलर का है, उसको देखेंगे ही तो आप खुश हो जाएँगे, ऐसा। ऐसा मैंने आपने मतलब धान ही नहीं देखा होगा, ऐसा लगेगा। कुछ एकदम लाल छिलके वाले तो ख़ासियत तो बहुत सारी है सर, अब बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जी, जी, जी। ये मोहन हुँ। भोग जो आपने बोला, इसका यस, चावल लंबा है और सुगंधित है जी। यस, यस। मोहन भोग, भोग शब्द जुड़ा हुआ है ना जिसमें भी जी, जिन धान में वैरायटी में भोग शब्द आया हुआ है मतलब वो सुगंधित वैरायटी होती है। जी, जी। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत अच्छा कलेक्शन है आपका और आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना और हम यस भी सर। इसको यहाँ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में कुछ हुँ, किसान हैं जो प्राकृतिक और जैविक खेती यहाँ पर कर रहे हैं हुँ, और हुँ। हमारा भी प्रयास है कि अच्छी-अच्छी, नई-नई वैरायटी यहाँ पर लगाएँ। तो यहाँ पर भी नर्मदापुरम से हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेज़ है, वो अपना प्रश्न हुँ, करें। जी ओम। बहुत सुंदर। जी ओम सर, प्रणाम। हाँ, बहुत नमस्कार सर, सुंदर नमस्कार। सर, आपका काम सराहनीय है। मैं भी सर शिक्षक ही रहा हूँ अच्छा, और अच्छा। व्याख्याता से रिटायर हो गया हूँ, हुँ, सेवानिवृत्त हो गया हूँ। तो सर आपको बहुत नमन। और दूसरी बात सर, जैसा जैसे आप जो वैरायटी लगा रहे हैं या जैसे छत्तीसगढ़ की वैरायटी है और हुँ। यदि वो नर्मदापुरम में लगाई जाती है तो उनके गुणों में कुछ अंतर आता है, उनके स्वाद में अंतर आता है या नहीं आता? आपने कैसा महसूस किया है? नहीं, थोड़े बहुत आ सकते हैं सर, कोई बड़ी बात नहीं है। जी। थोड़े बहुत तो अंतर आएँगे ही आने के लिए। और मेरा कहना ये है यदि आपके क्षेत्र में धान की फसल अगर लगती है ना? या पहले लग रही थी, तो अगर
आप किसी भी एरिया के धान के फसल लगाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, बट उत्पादन वगैरह कम ज़्यादा कुछ ऐसा हो सकता है ना? क्वालिटी 99% आ सकती है, 90% आ सकती है, ये हो सकता है, बट धान की फसल होगी। कई लोग जैसे सोचते हैं कि मेरे क्षेत्र में गेहूँ पहले लगता था, मैं आपसे बीज ले रहा हूँ, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, क्या रहेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मेरे को यार 1 किलो ही दे दो, 2 किलो दे दो ऐसा करके, तो हमें भी क्या है पैकिंग करके छोटे-छोटे पैकिंग करके भेजने में ना बहुत दिक्कत आती है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ यदि आपके क्षेत्र में अगर गेहूँ की फसल होती है, तो ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी वैरायटी का गेहूँ हो, आप लगा सकते हैं, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। एकदम गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता सर, मैं मतलब कृषि वैज्ञानिक तो हूँ नहीं मैं। बट मैंने अनुभव जी किया है, मैंने जिस धान वैरायटी को मेरे को जहाँ से भी जिस स्टेट का भी मिला, मैंने लगाया, वो बिल्कुल अंकुरण आया और अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। बट क्वालिटी जी तो एकदम 100% है या नहीं है, ये पता नहीं चल पाता। जैसे मैं एक वैरायटी की चर्चा कर रहा हूँ, मुझे मुश्किल से 25 या 30 ग्राम का बीज मिल रहा होगा, वेस्ट बंगाल की वैरायटी है, उसका नाम राधा तिलक है। और राधा उसके चावल को खाना बहुत पसंद करती थी, ऐसा उसका एक पारंपरिक ज्ञान है। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई मिल जाएँगी आपको। तो वो वैरायटी हमने जो लगाई थी राधा तिलक, सुगंधित वैरायटी है और ये, इसके गोल छोटे-छोटे चावल होते हैं और ऊपर का छिलका काला-पीला का कॉम्बिनेशन लिए हुए होता है। इसके पौधे की पत्तियाँ भी हल्की काली और डार्क हरी का कॉम्बिनेशन रहता है। डार्क हरा कलर या काले हल्का कालापन मतलब झलकता है। इस धान के पौधे में हमने देखा कि हम तो थोड़े-थोड़े एरिया में ऐसा लगाते हैं, मतलब 6 बाई 6 में हमारा राधा तिलक लग गया, फिर 6 बाई 6 में और कोई दूसरी वैरायटी, फिर 6 बाई 6 में और कोई दूसरी वैरायटी। ऐसा हम लगाए रहते हैं एक-दूसरे से बिल्कुल मात्र 1 फीट या 1.5 फीट की दूरी पे। तो हमने इस पौधे पे देखा कि इसके पौधे में ना तो किसी प्रकार का कोई कीट आया, ना पतंगे आए। पतंगे वहाँ पर घूम रहे हैं ज़रूर, बट पौधे को नुकसान 1% भी नहीं पहुँचाया। तो इस 25-30 ग्राम बीज से हमने 3 किलो 600 ग्राम बीज प्राप्त किया। मात्र 6 जी बाई 6 में जो लगा हुआ था वो 3 किलो 600 ग्राम बीज आया। इसके पौधे की हाइट 5 फीट आती है, 5 से साढ़े 5 भी चली जाती है। वो मौसम पर भी थोड़ा-सा डिपेंड करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी डिपेंड करता है। तो 3 किलो 600 ग्राम बीज को हमने इस साल जो है एक बड़े एरिया में लगाया हुआ है और उसकी क्वालिटी अभी भी अच्छी लग रही है। बट मैं जो हूँ वो अपने जैविक फ़ील्ड में स्टेम बोरर की समस्या से सबसे ज़्यादा मतलब वो कर रहा हूँ मैं, फेस कर रहा हूँ मैं। स्टेम बोरर की जो समस्या है, वो हमारा 100% तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जो मेरी जानकारी है अभी तक उसके अनुसार से 100% उसका कोई इलाज है ही नहीं। तो स्टेम बोरर से ही हमको थोड़ा-सा बच करके रहना पड़ता है। तो स्टेम बोरर की समस्या पिछले वर्ष इसमें एक पौधा भी खराब नहीं हुआ था, ये कहना चाह रहा हूँ। और इस वर्ष भी हमारा जो फसल लगा है, पूरी बाली निकल गई है राधा तिलक की और उसमें आपको गिने-चुने 4-5 मैक्सिमम 10 पौधे ही मिलेंगे जो स्टेम बोरर से प्रभावित हैं। अभी बाली निकली है बट अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा कि उसमें कितना मतलब कीट और का प्रभाव जो है आता है। तो इस प्रकार से मैं डाटा कलेक्ट करके रखता हूँ, कौन-कौन सी वैरायटी में कौन-कौन से रोग के प्रति लड़ने की क्षमता है और बिल्कुल सीना तान कर आखिरी समय तक के खड़ा रहने की क्षमता है या लास्ट में गिर जाता है ना? क्योंकि लगभग जितनी जी देसी वैरायटियाँ हैं उनकी हाइट जो है ज़्यादा आती है। ये एक सबसे जी बड़ी समस्या बोला जाए या फिर जैसा भी बोला जाए, जितनी देसी वैरायटी है उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 5 साढ़े 5 फीट, 6 फीट, साढ़े 6 फीट। अभी मेरे पास में एक वैरायटी लगी हुई है लॉन्ग फुल, उसकी हाइट लगभग साढ़े 6 फीट है और अच्छा खड़ा हुआ था। बट इस साल देख रहे हैं कि मौसम काफ़ी गड़बड़ हो रहा है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 27-28 तारीख को ही काफ़ी तेज़ वर्षा होने वाली है। पता नहीं इस साल फसल का क्या होगा? बट गौमूत्र वगैरह का स्प्रे हम लोग कंटिन्यू करते रहते हैं। हमारे घर की जो
कौसली नस्ल की जो देसी गौ माता है, उसका गौमूत्र हम लोग अपने गौशाला में इकट्ठा करने के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो गौमूत्र का हम स्प्रे करते रहते हैं, तो उससे जो उसका तना है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बना रहता है। एकदम 100% तो नहीं हो पाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहता है, पौधे गिरते नहीं है, ये हमारा अनुभव है गौमूत्र का स्प्रे करने पे। जी सर, बहुत सर। और आपने एक अपने चर्चा में ये कहा था कि हुँ। मैं स्वयं भी कुछ नए अनुभव जैविक किसानी में कर रहा हूँ, तो आप हमें जानकारी देंगे कि सर आपने जो और लोगों से ज्ञान लिया वो तो लिया ही लिया, पर हुँ, हुँ। आपने जो स्वयं से अनुभव प्राप्त किए हैं उसमें आपने नया प्रयोग क्या किया जी हो? एकदम नया प्रयोग तो मैं नहीं किया हूँ सर। मतलब बोला जाए कि पहले हम लोगों की बातें ही सुनते थे और उनको फ़ॉलो करते थे। और वही मैं बताया कि मैं एमएससी साइंस से हूँ, तो अपनी कुछ चीज़ों अपनी मतलब दिमाग से फिर कुछ जानकारियाँ निकालना, मतलब हम पहले एक-एक चीज़ को सोचना पड़ता था कि हम कोई कल्चर अगर मान लो हम स्प्रे करना चाहते हैं, तो इस कल्चर को इस कल्चर के साथ में हम मिला कर के स्प्रे करें कि इसको भी सिंगल करना पड़ेगा और इसको भी सिंगल करना पड़ेगा और उसको भी करना पड़ेगा। ये हमको सोचना पड़ता था। बाद में इनके विज्ञान को हम धीरे-धीरे समझते गए और लोगों के वीडियो और जानकारियाँ जब हमारे पास इकट्ठी होती गई, तो वो चीज़ हमको आसान होते गया, ये कहना चाह रहा था मैं। मैं एकदम नवीन चीज़ ऐसा तो कुछ किया नहीं हूँ सर, क्योंकि मैं अपने फ़ार्म पे ना समय बहुत कम दे पा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि हमारा जो बोला जाए खेती-किसानी है, व्यापार है, वो बहुत छोटा है। हमको जैसे कोई ऑर्डर आते हैं, तो हमें ही पैकिंग करना है, फिर उस पैकिंग करने के बाद में अ, उस पार्सल को फिर पोस्ट ऑफिस से भेजना है, छोटे पार्सल हैं तो, या फिर बड़े पार्सल हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट गैरेज तक लाना ले जाना है। कल मैं राजनांदगाँव ही गया था, मेरे पास में 2 ढाई 3 क्विंटल का लगभग पार्सल इकट्ठा हो गया था अलग-अलग लोगों के। तो वो मैं राजनांदगाँव, मेरे को यहाँ से 30 किलोमीटर पड़ जाता है, वहाँ ले जाकर के छोड़ना है, अलग-अलग गैरेज और ट्रांसपोर्ट में, और उनकी बिल्टी कटवा कर के उनको व्हाट्सएप करना है। तो इन सब में व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है, खेती-किसानी भी देखना है, नौकरी भी करना है, पैकिंग भी करना है ना? तो और घर परिवार को भी देखना है, सँभालना है। तो व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप जी। माने या ना माने, मैं अपने किसी दोस्त के साथ में मतलब 10 मिनट के लिए भी ऐसा बैठ कर के मैं एन्जॉय करूँ, बात करूँ या अ, हँसी-मज़ाक करते हुए बैठे रहें। हमको हँसी-मज़ाक करने तक के लिए मतलब समय नहीं है, यही स्थिति हो गई है थोड़ा-सा। मैं जी, जी सर, वो इतनी तो रहेगी व्यस्तता, निश्चित रूप से काम बढ़ेगा, तो वो तो होना ही है, नहीं, पर मैं कम मेरा से व्यापार कम कोई बहुत बड़ा है ऐसा नहीं है, मतलब सारे जी। काम हम लोग स्वयं अपने हाथ से ही कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में बहुत लोग जुड़े और इस क्षेत्र में मतलब बहुत अच्छा पैसा भी आएगा और लोगों को हम अच्छी जानकारी भी दे सकेंगे। ये जी। कह रहा हूँ, अच्छे हम मतलब प्रोडक्ट भी उनको दे पाएँगे। बट लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो जैविक खेती कर रहा हूँ, मेरे जो आजू-बाजू के जो सारे किसान हैं, वो सारे रासायनिक खेती कर रहे हैं, उनके बीच मैं संघर्ष कर रहा हूँ समझिए। वो तो 8 एकड़ का एक पूरा रकबा एक साथ है। इस कारण से मैं वहाँ पे कर पा रहा हूँ। अगर टुकड़े-टुकड़े में अगर होता ना वही 8 एकड़, तो मैं वहाँ पर भी नहीं कर पाता। 1 एकड़ या 2 एकड़ या ढाई एकड़ में ही कर पाता ऐसा। तो पूरे 8 एकड़ पूरे जीग-जैग एक साथ जुड़े हुए हैं। तो उनके पानी जो आते हैं केमिकल वाले जो कर रहे हैं फार्मिंग उनके, तो उनके खेत के पानी को हम डाइवर्ट आसानी से कर पाते हैं एक किनारे में या फिर कहीं बीच से अपना पूरा निकाल दिए। तो ये हो पा रहा है, बाकी जैसा भी है सर, छोटा-मोटा काम चल रहा है बस। व्यस्तता बहुत ज़्यादा हो गया है और पहले तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड तैयार करते थे। जैसे कीड़ों के लिए, आपके फंगस के लिए, तो अब हमारी व्यस्तता ज़्यादा होने के कारण से क्या है कि हम तैयार करने में या करवाने में हमको समय नहीं मिल पाता है, तो हम कल्चर को ही, जितने बैक्टीरियल और फंगल कल्चर आ रहे हैं मार्केट में, जैसे कि ब्यूवेरिया बासियाना है कीट नियंत्रण के लिए,
माइकोराइजा है, डॉक्टर किशन चंद्रा जी के सारे प्रोडक्ट मैं शुरू से ही यूज कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत ही जैविक खेती की डॉक्टर किशन चंद्रा जी के एक वेस्ट डिकम्पोजर के डिब्बे से स्टार्ट हुई थी। वो हमको मेले में मिला था 11 साल पहले, फ्री ऑफ कास्ट बांट रहे थे। तो ये क्या काम आता है, तो आप यूट्यूब पर ये सर्च करना वेस्ट डिकम्पोजर, उसमें वीडियो दिखेंगे ये डॉक्टर साहब का, उनके वीडियो को पूरा आप देखना, इसके बाद फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तो वहीं से हमारी स्टार्ट हुई और हमने वीडियो देखा। उस वीडियो में जैसी-जैसी डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया था, वैसे-वैसे हमने व्यवस्थाएँ बनाई और हम पहले अपने घर के आँगन में ही ड्रम रख कर के सारे कल्चर को मल्टीप्लाई करना और उसके बाद में उनसे बहुत सारी चीज़ें जो और बनाते हैं ओडब्ल्यूडीसी से, वो हमने बनाना स्टार्ट किया। और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर मेरा फार्म पड़ता है घर से, तो उनको 40 किलो 40 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर वाले छोटे-छोटे जो डीज़ल ट्रैक्टर के जो डीज़ल भराने वाले कैन आते हैं, उन कैन में हम डाल करके मोटरसाइकिल में या ट्रैक्टर में लोड करके पूरा अपने फार्म में ले जा करके उसको स्प्रे में या फिर जैसे ही ज़रूरत है, वैसा इस्तेमाल करते थे। तो हमारा पूरा सेटअप पहले घर के आँगन में ही व्यवस्थित था। इस प्रकार से 8-10 ड्रम हमने अलग-अलग ले करके अपने हैंडमेड प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा बनाना स्टार्ट किए। इसके बाद में हैंडमेड प्रोडक्ट जो है थोड़ा-सा कम बनाए और ताराचंद बेल जी गुरु जी के संपर्क में आए, तो उनका जो जैव रसायन है, ये हमको बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें जो हमारे क्षेत्र में बहुत आसानी से और सस्ते दाम पर मिल जाती है, जैसे बेल का फल है, आपका किचन का वेस्ट है, हमारे घर में ही मतलब बाड़ी में नींबू लगा हुआ है, तो नींबू के अचार हमारे घर में कोई नहीं खा पाते हैं, मैं स्वयं भी नहीं खा पाता, तो नींबू से हमने जैव रसायन पूरा बनाया हुआ है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं, वो चीज़ें हम अपने घर में भी तैयार करने लगे हैं। पहले बहुत ज़्यादा तैयार करते थे, हर चीज़ मतलब हमारा हैंडमेड ही तैयार होता था, कीड़े के लिए, फंगस के लिए, है ना? और दूध, दही, घी, छाछ ये सब का उपयोग हम अपनी खेती में कर रहे हैं। छाछ का भी उपयोग करते हैं फंगस दूर करने के लिए, दूध का भी उपयोग करते हैं बीज उपचार करने के लिए, जितना दूध इकट्ठा हो जाता है घर का, तो जब भी हम धान की अ, बुआई करते हैं, तो उसके पहले बीज उपचार हम सबसे पहले दूध से ही करते हैं। तो इस तरह से हैंडमेड चीज़ें भी हम बना रहे हैं बनाने के लिए, लेकिन व्यस्तता ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा-सा कम हो गया है बोला जाए, हम रेडीमेड चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं अब। रेडीमेड प्रोडक्ट अगर बना-बुनाया मिल जाता है, तो वो चीज़ें अपन मँगवा लें और लाएँ। तो ये सब अरेंज करते हैं इधर-उधर से, जहाँ से भी अरेंज हो जाए। नर्मदापुरम से मुझे ध्यान आया सर, नर्मदापुरम में आपका एक उसी क्षेत्र में रहते हैं केशव मीना जी, अगर आप जानते होंगे। अभी कुछ देर पहले एक सर जो बात कर रहे थे, तो केशव मीना जी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वैसे। जी हाँ, जी हाँ, केशव मीना जी हमारे पास के ही है, 5 किलोमीटर दूर रहते हैं यहाँ से। जी हाँ। अच्छा, अच्छा, वो मुझसे जी हाँ। जुड़े हुए हैं, उनको भी हमारा बीज गया हुआ है। जी, ठीक जी, है सर, पास और के ही कुछ? हैं। हुँ, माखन नगर बाबई के पास में है, 1 किलोमीटर दूर उनका गाँव, हुँ। और यहाँ पास में है। जी, जी, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। बीकम जी, आप संचालन करेंगे आगे का, इसका करिए आप संचालन आगे सत्र का। काफी अच्छी जानकारी आज सर के माध्यम से मिल रही है। जी हाँ, जो का, जो हैंडरेज है उसके हाँ, हिसाब से बुलाइए, हाँ, किशोर चलिए, दुबे हैं जी। किशोर जी को आमंत्रित करते हैं। डॉक्टर किशोर जी। नमस्कार। मुख्य अतिथि जी का तो पहले बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ नमस्कार, सर। जी जी धन्यवाद। सर, मैं भी प्रोफेसर करके रिटायर हुआ हूँ और खेती खुद किया है बचपन से लेकर अभी 8-10 साल के पहले तक, क्योंकि अभी नागपुर में रहता तो वहां से मैं खेती करना संभव नहीं, इसलिए छोड़ दिया है, बाकी कोई ये कारण नहीं। आपने जो बातें रखी उसमें से 2-3 जो जानकारियां मुझे चाहिए, यानी एक तो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें जो आपका डाटा भी आपने इकट्ठा किया है 200-250 वेराइटीज का,
तो उसका डाटा के आधार पे आप चयन करके मतलब इस तरह से अगर बता सके कि भाई सेंटेड में ये अच्छी वेराइटी है या डॉर्फ में इस तरह की 2-3 वेराइटीज है, इस तरह का चयन यदि करे तो वो निश्चित रूप से किसानों के लिए फायदेमंद होगी, एक चीज। दूसरा आपने बोला कि भाई चावल कैसा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, इसके बारे में आपने जो बोला, तो निश्चित रूप से ये भी एक जनरल इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि भाई कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। और तीसरी चीज आपने कहा कि भाई कुछ ये वेराइटीज या जो भी बीज है तो उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जैसा शुगर के बारे में बोला है कि यस शुगर कम करती है, तो उस तरह से तो कौन से वेराइटीज है जो भी है उस तरह से अगर जानकारी आती है कि भाई ये इस बीमारी पे चलती है स्पेसिफिक, अगर उसको रिड्यूस करती है या रोकती है या नहीं होने देती है, तो इस तरह की जो स्पेशल जानकारी है जो आपके ही पास में है, निश्चित रूप से तो ये जानकारी यदि आते हैं तो फायदेमंद होगा। और भी 1-2 सवाल है कि बाद में पूछ लूंगा मैं, आप इस पर जानकारी। यस ऐसी बहुत सारी वेराइटियां हैं सर, जैसे ब्लैक राइस की जितनी वेराइटी होती है वो गूगल में भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये 100% शुगर फ्री वेराइटी है। बट कई लोग का कहना है कि चावल है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होगा, तो एकदम 100% शुगर फ्री तो हो नहीं सकता ऐसा करके। तो इस पर मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, बट इतना जानता हूँ कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो ब्लैक राइस का कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनका शुगर का लेवल जो है जिस लेवल पे होना चाहिए वैसा आ जाता है, ऐसा उनका कहना है। उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास से 2 प्रकार की वैरायटी अक्सर जाती है। लो शुगर वैरायटी में एक उत्तर प्रदेश का वैरायटी है जिसका नाम आपने सुना होगा, काला नमक करके। और उसकी और दूसरा तीसरा संस्करण आ चुका है, काला नमक किरण करके वैरायटी, जो बौना वैरायटी है। काला नमक जो है वो 6-7 फीट की हाइट जाती थी, इसलिए आज की डेट में उसको बहुत कम ही किसान लोग जो है लगा रहे हैं। बट उसकी जो रिसर्च वैरायटी आई हुई है, बौना वैरायटी, वो हर कोई लगा रहा है लगभग। और उसमें भी क्वालिटी वही है, ऐसा कहना है जो यूनिवर्सिटी ने उसको रिसर्च किया हुआ है। हाई जिंक है, हाई आयरन है, हाई प्रोटीन है और लो शुगर वैरायटी है। 100% शुगर फ्री नहीं है। इस चावल की खासियत ये है कि ये इसका चावल व्हाइट कलर का होता है। सामान्यतः क्या है, जैसे चावल को अ, बचपन से हम चावल जो है व्हाइट कलर के चावल खाते हुए आए हैं। तो अगर मान लो कोई शुगर का पेशेंट भी हो या किसी प्रकार का अन्य कोई तकलीफ भी हो और उनको काले चावल आप खाइए, अगर उनको ऐसा बोला जाए, तो काले चावल को एकदम से खा पाना, एक्सेप्ट कर पाना जो है हर किसी के बस की बात नहीं है। हालाँकि कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं, हमको खाने से मतलब है, वो काला हो, पीला हो, हरा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको पेट भरना है जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ हो। तो ऐसे बहुत कम लोग ही मिलेंगे। और आज की डेट में देखिए, लोग देख कर के खाना पसंद करते हैं। देख कर मतलब जो खाना टेबल में आया हुआ है, वो कैसा दिख रहा है? वो अच्छा दिख रहा है तब उसको खाएँगे। उसकी क्वालिटी क्या है उस पे कोई नहीं जाता। तो यही बात मैं बताना चाह रहा था कि ब्लैक राइस को कई लोग खा नहीं पाते हैं, तो उसका एक बहुत बढ़िया विकल्प जैसे काला नमक किरण है, जिसका चावल व्हाइट कलर का आता है। सुगंधित वैरायटी भी है, लो शुगर है, हाई जिंक है, हाई आयरन है, हाई प्रोटीन है। इसी प्रकार से तेलंगाना की एकदम एक सुपर फाइन वैरायटी है, जिसको हम लोग तेलंगाना सोना के नाम से लगाते हैं। वो भी सीड मुझे फार्मरों के माध्यम से ही मिला हुआ है, तो वो भी मैंने लगाया हुआ है। उसके चावल बहुत बढ़िया और पतले हैं, और उसका चावल भी व्हाइट कलर का है, और वो भी लो शुगर वैरायटी है, या शुगर फ्री चावल भी हम लोग ऐसा सामान्यतः बोलते हैं। तो ये जो रेड राइस है, ब्लैक राइस है और आपका ग्रीन राइस है, इसमें जो ग्रीननेस और रेडनेस और ब्लैकनेस जो होता है, ये कलर पिगमेंट जो इस चावल के ऊपर में एक लेयर होती है, वो कलर पिगमेंट ही एंटीऑक्सीडेंट होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायक होता है। इसके कारण से ही ऐसे चावल का उपयोग करने पर शुगर का जो लेवल है, वो एक मीडियम जो आना चाहिए वह उस लेवल पर वो आता है, ऐसा कहना है लोगों का जो उपयोग कर रहे हैं वो। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि
कैंसर के रोगों को भी दूर करने के काम में आता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो ब्लैक राइस में सबसे अधिक मात्रा में होती है, वैसे ही एक काला गेहूँ आता है, आपने सुना होगा। काला गेहूँ में गेहूँ के ऊपर भी एक पतली काले कलर की लेयर होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इनके चावल, गेहूँ खाने पर जो है शुगर को भी कंट्रोल करता है, साथ में कैंसर के रोगों को दूर करने में काफ़ी सहायक होता है। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी वैरायटी का, चाहे आप ग्रीन राइस हो, रेड राइस हो। अब अगर मैं कुछ बात करूँ तो उम, जैसे ब्लैक राइस कुछ स्पेशल अ, रोगों पर अच्छा काम करती है। इसी प्रकार से रेड राइस भी कुछ अलग रोगों पर जो है बहुत अच्छे से काम करती है। वैसे ही ग्रीन राइस ग्लूटेन फ्री होता है। 100% ग्लूटेन फ्री नहीं होता, बट लो ग्लूटेन होता है और इसको खाने से मोटापा जो है दूर होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, जो कि आपके शुगर को भी लो करने के काम आएगा और कैंसर के रोगों को भी रोकने के काम आएगा। और आप तो डॉक्टर साहब जानते ही होंगे, जितनी कलरफुल चीज़ें होती हैं, मतलब मैं ऐसा मतलब अनुभव किया, जितनी कलरफुल चीज़ें होती हैं जिसमें आपका डार्क बैंगनी कलर हो, डार्क लाल रेड कलर हो या डार्क ग्रीननेस हो या डार्क ब्लैक कलर हो, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है और उसको खाने से कहीं न कहीं वो हमारे स्वास्थ्य को लाभ देता है। बट अलग-अलग चीज़ों के अलग-अलग बीमारियों पर लाभ हो सकते हैं, बट स्वास्थ्य लाभ तो देता है, ये तो जानते ही हैं आप। जैसे शहतूत का जो फल होता है काले कलर का और रेड कलर का रहता है वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने बेरी सुना होगा, सुपर फूड की जो कैटेगरी में आता है। तो ये सुपर फिट फूड की कैटेगरी में क्यों है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा काफ़ी भरपूर पाई जाती है। इसको खाने से हम कैंसर के रोगों से बचे रह सकते हैं, साथ में हमारा जो शुगर का लेवल है वो भी एक मीडियम लेवल पर रहेगा। तो ये ब्लैक, रेड, ग्रीन राइस के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, इसी प्रकार से जो व्हाइट चावल वाली कुछ वैराइटियाँ हैं जिन पर कृषि विश्वविद्यालय ने शोध भी किया हुआ है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की एक वैराइटी है दुबराज करके, नगरी दुबराज आपने सुना होगा, एक सुगंधित वैराइटी है और इसको हम लोग छत्तीसगढ़ की बासमती भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बासमती में जो धान के जो दाने होते हैं, उसके सामने एक काँटा होता है जिसको हम लोग सूंघा बोलते हैं। सूंघा जो निकलता है, वैसे ही इस दुबराज धान में भी सूंघा निकलता है, बल्कि ये बासमती नहीं है। इसके चावल मीडियम मोटे आते हैं और छोटे लंबाई के, आपका 5 5 एमएम के आसपास लंबाई का ये होता है। तो सूंघे होने के कारण से इसको हम लोग छत्तीसगढ़ की बासमती कहते हैं। इस वैरायटी पर कृषि विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर कृषि विश्वविद्यालय ने जो है रिसर्च किया है, तो इसमें पाया है कि इन्होंने एंटी डायबिटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो शुगर और सूजन वगैरह जो आ जाता है बॉडी में, पैर में, घुटने में, उस पर ये बहुत अच्छा काम करता है इसका चावल। तो ऐसे ही सब जो डाटा कभी पेपर में छपे या हमको कहीं पढ़ने मिला या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमको पेपर के माध्यम से या किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो जानकारी मिली, वो डाटा मैं क्या है कि अपने इस कॉपी में जो है कलेक्ट करके रख रहा हूँ और कई चीज़ें मुझे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मतलब याद हो गई हैं, क्योंकि दिन भर हम लोग इसी काम में ही लगे रहते हैं, इस वजह से मुखाग्र याद हो गया बोला जाए, जो फेमस वैराइटियाँ हैं उनकी। तो मेडिसिनल वैरायटी तो बहुत सारी हैं सर, मतलब मेरे पास में जैसे पिछले साल कुछ वैरायटी जो मिली हुई थी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ की 3 वैरायटी है, लायचा, गठवन और महाराजी। ये 3 वैरायटी ऐसा है कि इसके चावल, सूखे हुए चावल को
चावल को बारीक पाउडर पीस करके अगर घाव में, अगर कहीं कट गया है पैर में, हाथ में, घाव में अगर लगा दिया जाए तो घाव ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से और बहुत जल्दी भर जाएगा, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व जो है उसमें काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लायचा, गठवन और महाराजी। लायचा मुख्य रूप से आपके स्तन कैंसर या फेफड़ा के कैंसर में बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर है, और गठवन का तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट महाराजी जो है वो किसी भी प्रकार का कोई कैंसर हो बॉडी में तो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करने में सहायक होता है। कैंसर के रोग को दूर नहीं करेगा, बट इसके खाते रहने से या कैंसर रोग आपको नहीं होंगे, ये चीज़ है। और इनके जो चावल है काफ़ी मोटे दाने आते हैं, तो इसीलिए सामान्यतः इसको कोई उपयोग में ला नहीं पाता है, बट इसके जो मेडिसिनल गुण हैं वो बहुत अच्छे हैं। इस पर हमारी जो पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी है उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, और ये जो लायचा वैरायटी है जो स्तन कैंसर और फेफड़ा के कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है, इसको रिसर्च करके इसकी वैरायटी को इन्होंने क्या रिसर्च किया है ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास में कोई पेपर की कटिंग या मैंने पढ़ा वगैरह नहीं है। बट इस वैरायटी को उन्होंने रिसर्च किया है। तो लायचा जो धान होता है उसकी हाइट तो उतनी ही है, क्योंकि मेरे फार्म में इस साल लगी हुई है संजीवनी के नाम पे। इन्होंने जब रिसर्च किया तो इसको संजीवनी के नाम से लॉन्च किया, और इसका धान की जो हाइट है वो लगभग 4 फीट के आसपास आई हुई है। और पहले भी लायचा मैंने पिछले वर्ष लगाया था तो उसकी हाइट भी 4 साढ़े 4 फीट के आसपास ही थी। लेकिन इस पर जो रिसर्च आया हुआ है तो इस पे 2 प्रकार की उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। लायचा अर्थात संजीवनी जो धान है उसके चावल से एक बिस्कुट बनाया हुआ है जिसको खाने से शुगर कंट्रोल होता है और कैंसर रोगों में भी काम आता है ये। पेपर की कटिंग मेरे मोबाइल पर ही है तो अभी मैं बहुत अच्छे से बता पाने में सक्षम नहीं हूँ। बट मैं आप लोग को अगर ऐसा कोई ग्रुप हम लोग का अगर बन जाए तो उसमें बहुत सारी बातें मैं आपको शेयर करते रहूँगा या कर सकता हूँ मैं। तो संजीवनी के नाम से लॉन्च हुआ है ये धान लायचा जो है, जो स्तन कैंसर और फेफड़ा के कैंसर में जो है बहुत अच्छा कारगर है। मतलब इसके चावल ही खा लेने से आपको इन रोगों से जो है आपको छुटकारा मिल सकता है, या फिर ऐसे रोग जो है आपके बॉडी में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। वैसे ही वेस्ट बंगाल की कुछ वैरायटियाँ मुझे पिछले वर्ष ही मिली, जिसके चावल को पकाने पर जैसे हम कच्चे दूध को जब गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जमता है जिसको छत्तीसगढ़ में हम लोग साढ़ी बोलते हैं या सार बोलते हैं कई लोग। तो एक दुधेर सार करके एक चावल की वैरायटी मिली हुई है। मतलब उस चावल को केवल खा लेने से दूध में जो गुणधर्म होता है, जो क्वालिटी होती है, जो फ़ायदे होते हैं, वो फ़ायदे आपको उस चावल को खा लेने से ही मिलेगा। उसका नाम ही है दुधेश्वर सार या दुधेरा सार, ऐसा नाम है। तो वैरायटी तो बहुत सारी है सर, मतलब जिसमें मैं पारंपरिक जो ज्ञान है उसको मैं कलेक्ट करके रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें और कुछ बातें अगर पूछनी हो तो बताइए। जी जी, बहुत सुंदर। बोलिए बीकम जी, बोलिए आप। कुछ जो है आपके पास जो खाद्यान्न में जो दालें आप प्रोसेस करते हैं, है ना, विशेष अच्छा। करके जो दाल है आप वो भून करके उसको प्रोसेस करते हैं और जो है उसको उपलब्ध कराते हैं। और जो पुरातन धान है, गेहूं की जो वैरायटी है जैसे खपली बंसी हो गया, तो ये इनके बारे में भी थोड़ा सा उनके ठीक। औषधि गुण और जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। एक मैजिक राइस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये भी आपने यूट्यूब वगैरह सर्च किया होगा तो कभी आपको देखने के मिला होगा। मतलब ये ऐसा चावल है जिसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। आप गर्म पानी थोड़ा सा कीजिए और चावल जो आपने डिहस्किंग करवा के रखा हुआ है, चावल मतलब धान को जो डिहस्किंग करा के आपने जो चावल रखा हुआ है, उस चावल को उस गर्म पानी में आप डाल दीजिए। वो चावल पूरी तरह से पानी को अवशोषित कर लेगा
और फिर उसके बाद में उस चावल को आप फ्राई कर दीजिए। जैसा आपको डिश बनाना हो ऐसा बना लीजिए और सामान्य उसको नाश्ते वगैरह में उपयोग में ला सकते हैं या खाने में भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका कुछ मेडिसिनल गुण तो मुझे मालूम नहीं है। ये आपका दार्जिलिंग या आसाम एरिया में होने वाला वैरायटी है जिसको बोका राइस या बाउल राइस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा मतलब मीडियम बहुत ही बहुत मोटा नहीं है ना बहुत पतला नहीं है, मीडियम है इसकी मोटाई जो है और खाने में बहुत लाभदायक है ये। शुगर को थोड़ा कंट्रोल करता है ऐसा मैंने एक वीडियो कहीं पर यूट्यूब में या देखा था, बट गारंटी के साथ मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। बाकी ऐसे भी राइस आते हैं मतलब जिसको आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप कुछ लोग जानते भी होंगे, मैं कोई बहुत बड़ी या नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट ऐसे भी राइस होते हैं जिनको पकाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, अरहर दाल की अगर बात करें तो जो जैविक किसानों से या जैविक खेती से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो देसी बीजों पर जो काम कर रहे हैं जो लोग, तो उनके पास में ऐसे देसी बीज बहुत सारे इकट्ठे हो भी गए होंगे और उनको भी जानकारी होगी। जैसे हमारे पास में एक अरहर का बीज है जिसको अच्छे से प्लानिंग करके आप लगा दें तो एक पौधा जो है आपका 5 साल तक रन करेगा। 5 साल तक उत्पादन देगी वो एक पौधा। अगर किसी कारणवश बीमारी से वो खत्म ना हो गया, तो 5 साल से लेकर के 6वें साल तक भी जा सकती है। तो इसको हम लोग 5 वर्षीय अरहर का देसी बीज बोलते हैं, जिसको अच्छे से प्लानिंग करके अगर लगा दिया जाए, तो ये पूरा पौधा जो है 5 फीट का रेडियस घेरता है और लगभग एक पौधे से आपको 1 डेढ़ किलो से लेकर के आपको 2 ढाई किलो तक का उत्पादन आ सकता है। आपके खेत की मिट्टी और आपकी फार्मिंग टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी कि आप उत्पादन जो है कैसा ले रहे हैं। तो एक ऐसी देसी वैरायटी है जिसका मैं अरहर की दाल बना कर के सेल करता हूँ। तो उसको थोड़ा पारंपरिक विधि से बनाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं कि अरहर का जो सीड होता है, बीज होता है, उसको चूल्हे की आँच में, धीमी आँच में, कढ़ाई में लेकर के उसको धीमी आँच में हल्का-हल्का ऐसा सिकाई करते हैं। जो पहले भी आपके पुराने ज़मानों में आपके दादा-दादी या लोग ऐसा बनाते रहे होंगे। तो हल्की आँच में उसको सिकाई करते हैं, इसके बाद में फिर उसको नीचे उतार करके ठंडा होने देते हैं पर्याप्त समय तक 1-2 घंटे तक के ठंडा होने देते हैं। इसके बाद फिर उसमें शाम के टाइम पे हम अ, टब में लेकर के पानी डाल देते हैं। पानी में मतलब अच्छे तरीके से भिंगाते हैं और उसको भिंगाने में मुश्किल से आपको 1 घंटा मैक्सिमम समय लगेगा, 1 से डेढ़ घंटा। वो पूरी तरह से पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर वो फूल जाता है, अवशोषित होने के बाद में अरहर के दाने जो है फूल जाते हैं। इसके बाद फिर हम उसको रात भर वैसे ही पानी निथारने के बाद में रात भर वैसे ही रखते हैं। फिर दूसरे दिन सवेरे हम अपनी छत पर जो है उसको या धूप में अच्छे से सुखा देते हैं। पतले लेयर में सुखा दीजिए और ये 2-3 दिन तक अच्छा कड़ी धूप में आपको सुखाना है और सुखाने के बाद में फिर उसको आप 2 तरीके से आप दराई करवा सकते हैं, मतलब दाल निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास में हाथ घट्टी हो जो ल पत्थर से बना हुआ एक चक्की आता है, वो हाथ घट्टी हो तो उससे आप दाल बढ़िया निकलवा सकते हैं। या फिर आप आटा चक्की वाली जो मशीन होती है, जो छोटे-छोटे गाँव में हर जगह मिल जाती है, वहाँ पर ले जा कर के आप दाल को दाल बनवा सकते हैं, दराई करवा सकते हैं। दराई करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इधर से डालें और ये इधर से बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर यहाँ ऊपर से आपका अरहर के बीज डलेंगे और ये नीचे से आपका 10 सेकंड के अंदर बाहर आ जाए। और ऐसा होता है, हम प्रैक्टिकली वहाँ पर देख चुके हैं, करवा चुके हैं। मतलब उसको बहुत ज़्यादा देर तक के गरम नहीं होना चाहिए और बस वो जो दाना है, उसको हल्का-सा ठोकर लगना चाहिए, फिर वो दाने जो है चटक जाते हैं और वो 2 भाग में बढ़ जाते हैं। तो आपको टुकड़े दाने भी बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, पूरे साबुत दोनों दालें मिलेंगी, एक सीट का 2 दाल जो बनेगा वो
पूरे साबुत मिलेंगे और अच्छी क्वालिटी आएगी। तो हम दोनों प्रकार का करते हैं, जैसा जिनका ऑर्डर रहता है। हाथ घट्टी में दराई करके भी देते हैं और साथ में मशीन से दराई करके। तो उसका जो स्वाद है, सुगंध है, वो इतना शानदार आता है कि बचपन में कभी जो वो दाल खाते थे, वैसा उनको महसूस हो रहा है। मेरे दाल को मतलब आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, काफ़ी मीठापन लिए हुए मतलब उसमें रहता है। आज तक मतलब किसी ने इनकार नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ दाल को। और देसी भी है, वो देसी वैरायटी भी है। इसके कारण से हम उसको काफ़ी प्रमोट भी करते हैं और उसके सीड भी उपलब्ध कराते हैं। जिनको जैसा चाहिए 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव भी अगर बोलते हैं तो 1 पाव भी हम पैकिंग करके भेजते हैं उनको। अरे, और इसका लोगों को इसके संबंध में एक चीज़ और बता दूँ, लोगों को ऐसा लगता है हाइब्रिड में ही उत्पादन बहुत अच्छा आ सकता है। आप एक ग्रुप बनाइए बहुत अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें सारे लोग हम लोग हों, तो उस ग्रुप में मैं शेयर करूँगा। आप उसकी फसल देख कर के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये हाइब्रिड का उत्पादन है कि ये देसी वाला जो अरहर की बीज है उसका उत्पादन है। 5 फीट का रेडियस घेरता है, काफ़ी पूरे मतलब उसमें जो फलियाँ हैं, पूरी लट-लट से लगी होंगी उसमें फलियाँ, ऐसा देखने मिलेगा। आपको लगेगा एक पल के लिए तो आपको लगेगा ये कोई हाइब्रिड बीज होगा, ऐसा लगेगा एक पल के लिए। बट उसका स्वाद, सुगंध जो है आप खाएँगे तभी आप जान पाएँगे। बाकी आज बहुत अच्छा उत्पादन है, ये कहना चाह रहा हूँ, जो 5 वर्षीय, 6 वर्षीय के नाम पे बहुत सारे किसान ऐसे बीज दे रहे हैं। केवल मेरे पास ही है ऐसा नहीं, बहुत सारे किसानों के पास में ये बीज आज की डेट में उपलब्ध हो गया है। तो कई लोग तो 6 वर्ष का भी बता कर के दे रहे हैं, क्योंकि 6 वर्ष तक रन कर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो 5 वर्ष तक चल गया, वो 6 वर्ष तक भी रन कर जाएगा। तो ये अरहर का ये बीज है, जो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ और उससे दालें बना कर के मैं लोगों को वितरित कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास में देसी वैरायटी के जो गेहूँ हैं, उसमें गोल दाने वाला जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने की गेहूँ है, प्राचीन सोना मोती गेहूँ, जिसको अ, पैगंबरी गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लो ग्लूटेन है और मैग्नीशियम, कैल्शियम और फोलिक एसिड की मात्रा अन्य गेहूँ की तुलना में बहुत ज़्यादा है और अन्य गेहूँ की तुलना में 267% मिनरल्स हैं इसमें। और लो ग्लूटेन वैरायटी है और इस गेहूँ को खाने से समझिए कि अगर कोई गर्भवती महिला है, जिनको फोलिक एसिड की अगर ज़रूरत है, तो इस गेहूँ की रोटी खा लेने मात्र से ही उसको फोलिक एसिड की जो है पूर्ति हो जाएगी, आयरन की पूर्ति हो जाएगी। और 267% इसमें मिनरल्स होने के कारण से हमें मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है इस गेहूँ की रोटी खाने से ही हमको मिल जाता है। और लो ग्लूटेन होने की वजह से लो ग्लूटेन का मतलब तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मैदा का जो आटा होता है, उसको हम जब फैलाते हैं, तो वो काफ़ी फैल सकता है, टूटेगा नहीं, मतलब उसमें जो लार बनते हैं, वो टूटेंगे नहीं। और ग्लूटेन जिसमें ग्लूटेन कम है, तो ऐसे आटे में क्या होगा कि जब आप आटे को ऐसा फैलाएँगे, तो इसमें लार बनेगा ही नहीं, ये बहुत जल्दी टूट जाएगा, ग्लूटेन है ही नहीं इसमें। ये होता है इसका मतलब ग्लूटेन का। तो ग्लूटेन कम होने के कारण से क्या है, आपके पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, जैसे गैस है, एसिडिटी है, कब्ज़ियत है, ये ऑटोमैटिकली इस रोटी के खाने से ही आपको कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ हम महसूस किए हैं। मेरे पास में क्या है, 4-5 प्रकार के गेहूँ की वैराइटियाँ हैं, तो कभी हम इस महीने सोना मोती निकलवा दिए, फिर अगले महीने हम बंसी गेहूँ करवा दिए, फिर अगले महीने हम खपली गेहूँ का आटा निकलवा दिए, तो ऐसे अलग-अलग गेहूँ जो है हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, मेरा एक सजेशन भी है, वैसे तो आप लोग काफ़ी विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप लोग भी यदि कभी कोई चावल, गेहूँ, चावल, गेहूँ वगैरह अगर इस्तेमाल करते हैं, तो अलग-अलग गेहूँ और अलग-अलग चावल इस्तेमाल करें। जैसे कि अलग-अलग तेल का इस्तेमाल करना चाहिए बोलते हैं डॉक्टर लोग, तो वैसे ही जो है ना अलग-अलग चावल और गेहूँ का भी इस्तेमाल जो है लोगों को करना चाहिए। क्योंकि
हर एक चावल और हर एक प्रकार की जो गेहूँ है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है अलग-अलग है। और ये चीज़ हमने अनुभव भी किया है। हमारे पास में कोई टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं है, बट हमने ये चीज़ अनुभव क्योंकि हमारे कस्टमर की जैसे डिमांड आती है ना, भैया हमको विष्णु भोग चाहिए, तो हम विष्णु भोग को मिलिंग करवाएँगे, मतलब डिहस्किंग कराएँगे और चावल बनवाएँगे, तो हमारे घर में विष्णु भोग का ही चावल चलता रहेगा खाने में। हम सेल भी करते रहेंगे और चावल भी विष्णु भोग का चलता रहेगा। विष्णु भोग खत्म हुआ, इसके बाद में इस दौरान बीच में और किसी का डिमांड आ गया, भैया हमको जीरा फूल का चाहिए चावल, जीरा फूल मिलेगा क्या? तो जीरा फूल हम करवा रहे हैं, तो जीरा फूल हमारे घर में चलता रहेगा। मतलब हम अलग-अलग प्रकार के चावल, कभी मोटे, कभी पतले, कभी मीडियम मोटे, ऐसे चावल हम खाते रहते हैं। तो हमारा जो न्यूट्रिशन वैल्यू है इन वैराइटियों का, वो हमको मिल रहा है। तो वो चीज़ हमने अनुभव किया है कि मेरे यहाँ छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो हम देखते हैं मौसम में जैसे अचानक परिवर्तन हो गया, कभी वर्षा हो गई, कभी धूप हो गया, तो जो वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी है, जुकाम है, तो मेरे यहाँ बच्चों को मतलब ये सब चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ती नहीं हैं। और मेरे घर में सारे सदस्यों को ये चीज़ हमने अनुभव किया है। बाकी प्रैक्टिकली और बहुत सारी चीज़ें तो हमने अनुभव नहीं की है, बट मेरे यहाँ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि बच्चे को जैसे स्कूल जा रहे हैं ये, तो वहाँ पर जो वायरल इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो उसका प्रभाव इन पर बहुत जल्दी पड़ गया क्या? तो वो सब चीज़ें जो है मेरे बच्चों के साथ में नहीं हो रही है। और हम तो 11 साल से ही चीज़ें मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं सर। बच्चे तो बचपन से मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य में जो है काफ़ी सुधार आ रहा है, ऐसा हमने अनुभव किया हुआ है। तो गेहूँ की वैरायटी के बारे में ये बता रहा था कि ये सोना मोती गेहूँ जो गोल दाने वाला होता है, इसके संबंध में बताया। ठीक वैसे ही एक दूसरा गेहूँ होता है, खपली गेहूँ बोलते हैं। इसको एक्चुअली महाराष्ट्र की वैरायटी है, ऐसा कहना है। ये भी देसी वैरायटी है और इसके एक दाने में एक बीज में मतलब 2 चावल के समान दाने होते हैं गेहूँ के, या 3 होते हैं। मतलब ये डबल और ट्रिपल गेन वैरायटी गेहूँ है ये। एक बीज में 3 दाने या 2 दाने होते हैं और ये भी लो ग्लूटेन वैरायटी है और इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और लो ग्लूटेन होने के कारण से जो अम, फ़ायदे होते हैं बॉडी को, तो वो फ़ायदे जो है इस गेहूँ से भी मिलता है और इसकी डिमांड अभी वर्तमान में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। अ, आपके एमपी में जानते होंगे संकल्प शर्मा जी को, है ना? ये खपली गेहूँ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनका पूरा स्टॉक हार्वेस्टिंग के पहले ही इनकी लिस्ट बन जाती है कि इनको कितने क्विंटल माल भेजने हैं, इनका कितने क्विंटल का ऑर्डर है, ऐसा। तो इनका मतलब कुछ माल ही नहीं बचता बोला जाए, बीज के लिए ही ये बचा पाते होंगे तो बचा पाते होंगे, इतना बड़ा मतलब इनका काम है। महाराष्ट्र में और भी हैं, आपके एमपी में भी बहुत सारे किसान हैं उनके अलावा, बट मैंने संकल्प शर्मा जी का जो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है, वो सब मैं देखते रहता हूँ, तो काफ़ी प्रेरित होता हूँ। मतलब इतना बल्क स्टॉक उनके पास रहता है, उसके बाद भी अ, बचता नहीं है, बीज के लिए ही वो बचा पाते होंगे, ऐसा स्थिति आ जाता है। तो ये भी सीड मैं अपने फार्म में लगाता हूँ, 1 डेढ़ एकड़ में और उससे जितना हो सकता है, जितना हम सप्लाई दे सकते हैं। मेरे साथ में बहुत कम कस्टमर लोग जुड़े हुए हैं, जो खपली गेहूँ की डिमांड रखते हैं, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा-सा हाई चला जाता है। इस वजह से इसको हर कोई मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। इसी प्रकार से तीसरा वैरायटी होता है एक बंसी गेहूँ करके, देसी बंसी गेहूँ। ये बंसी नाम जो है एक फार्मर के नाम पर ही रखा हुआ है, जिन्होंने इसको रिसर्च किया बोला जाए, मतलब ये फार्मर रिसर्च प्रोडक्ट है, फार्मर का, किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है। और इस गेहूँ की खासियत ये है कि इस गेहूँ के दाने में ही पीलापन नज़र आता है और इसका आटा तो आपको बेसन की तरह नज़र आएगा। और इसकी जो रोटियाँ हैं, पूड़ी हैं, इतनी मस्त दिखती हैं, इतनी सुंदर दिखती हैं कि पूछिए मत। और आजकल रोटी जो व्हाइट टाइप का जो रोटी खाने की जो आदत बन गई है ना, मतलब रोटी व्हाइट दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा-सा जी बिल्कुल डिफरेंट है बोला जाए। ये आपको इसका आटा पीलापन लिए हुए आएगा, तो इसकी रोटियाँ भी आपको जो है रोटी, पूड़ी सारी चीज़ जो है आपको पीलेपन लिए हुए दिखेगा, बल्कि बहुत सुंदर नज़र आता है मेरे हिसाब से। और मैं जहाँ तक समझता हूँ जो लोग लोकवन, शरबती इत्यादि जो गेहूँ जी खाते हैं, उससे ये लाख गुना बेस्ट आपको स्वाद में भी
बहुत आनंद आएगा, मतलब मीठापन है एकदम इसके स्वाद में। और साथ ही ये थोड़े से लो शुगर वैरायटी भी है और कुछ पथरी जैसे रोग में जो है ये काम करता है। तो कुछ मेडिसिनल वैरायटी भी मतलब इसमें इंक्लूड है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। डिटेल में ग्रुप वगैरह बनाएंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। जी 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 ये तो महोदय ये देसी बंसी गेहूं की खासियत है। इसी प्रकार से एक काला गेहूं आपने टाइम सुना होगा जो कि आज हाँ टाइम जी, हो गया है, इसको यस अधूरा यस यस, इसको अगले दिन करेंगे। मैं डॉक्टर चौहान जी से निवेदन करूंगा, 9-10 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, आज 8 बजे यस तक यस क्लास रहती है, तो यस, आदरणीय डॉक्टर चौहान जी से निवेदन करूंगा कि आज की क्लास का आभार करेंगे और समापन करेंगे और आगे फिर इस पर चर्चा जारी रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।